हेलो फ्रेंड्स, ऐसे आता है इस जो टॉपिक क्लास में जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट है 10वीं के जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है साइंस में, ठीक है, यानी कि विज्ञान में, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो आपको समझ आ जाए किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आप हर बार ये गलती करते हो, वीडियो फुल वॉच नहीं करते, फिर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है। तो पूरा वॉच करो ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइंस का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम का। आपने सही सुना, कंपार्टमेंट एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसलिए एंड तक देख लेना। ज़्यादा लंबी वीडियो हम खींचेंगे क्योंकि इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है पूरे पेपर में, ठीक है, जिसमें से हम 20 क्वेश्चन अभी करवा देंगे, 19 क्वेश्चन हमको नेक्स्ट वीडियो में 2 पार्ट में इसलिए ला देंगे तो आपको समझ भी आए किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। तो करते हैं वीडियो बिना देरी के स्टार्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाली है। और अगर आपकी साइंस के अलावा और किसी में भी कंपार्टमेंट आई है, चाहे 12वीं के हो या फिर 10वीं के, कमेंट में लिख देना, ठीक है। आपको उस सब्जेक्ट की भी वीडियो ला देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जो हो, आपकी यही कंडीशन है, लाइक और शेयर क्या करो ताकि हमारे भी थर्ड सपोर्ट मिले और आपके फ्रेंड्स को जिनकी भी कंपार्टमेंट आई वो भी देख पाए, ठीक है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, ठीक है। ये आपका सेट 3 है, ठीक है। तो सेट 3 से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि ये थोड़ा आसान सेट, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका विज्ञान का पेपर है। अब हम इसमें थोड़ा मोटा बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में आएंगे कंपार्टमेंट में। तो आपका जो पेपर रहेगा कंपार्टमेंट का, उसमें टोटल 39 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। 39 क्वेश्चन होंगे आपके पूरे पेपर में साइंस के में, ठीक है, 10वीं का। और जो पूरा पेपर होगा ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें आपका कैक है, ये 5 पार्ट है। इंग्लिश में बात करें तो ABCD और E, बस यही 5 पार्ट्स है, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट ए होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे, शुरू के 20 क्वेश्चन होंगे वो पार्ट ए में रहेंगे और ये सारे आपके MCQ रहने वाले हैं। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे आखिरी के जो आपके अभिकथन और कारण पर आधारित होंगे, वो आपका आंसर देने हैं, वो इस वीडियो में हम भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद जो पार्ट बी रहेगा उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी 21 से जो 26 तक के 6 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पार्ट बी में रहेंगे। और ये सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कहने का मतलब ये जो पार्ट बी रहेगा आपका वो 12 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पार्ट सी, जो पार्ट सी है यानी खंड ग, इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले 6, ठीक है। इसमें भी 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन रहने वाले, 6 नहीं 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आपके खंड ग में रहने वाले हैं और ये जो 7 क्वेश्चन होंगे ये आपके 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये आपका 21 नंबर का, ठीक है, 21 नंबर का खंड ग रहेगा। समझिए खंड ग कितने नंबर का, 21 नंबर का है। अब इसी में आपको थोड़ी मेहनत करनी है पास होने के लिए, ठीक है। और जो इसमें लिखने का है कितने नंबर में यानी कितने वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो 50 से 80 शब्द होते हैं और इसी में आप गलती कर जाते हो। तो वीडियो वॉच कर लेना पूरी एंड तक, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद खंड ग, ठीक है। ये आपके इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 3, 34, 35 और 36, ये 3 क्वेश्चन आते हैं आपके खंड घ में, ठीक है। डी में, डी बोल लो इंग्लिश में, हिंदी में बोल लो घ, ठीक है। इसमें टोटल 3 ही क्वेश्चन होंगे और ये 5-5 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको ऑप्शन भी दिए होंगे 1-2 में, ठीक है। तो ये 3 ही क्वेश्चन होंगे और इसमें जो लिमिट होते हैं वर्ड्स की, यानी कितने शब्दों में लिखते हैं, 80 से 120 शब्द आपके होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद खंड एड है, ये आपका आखिरी खंड होता है, ठीक है, खंड ई, ठीक है। इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 36 के बाद के जो 3 क्वेश्चन रह गए, 37, 38, 39, ये आखिरी के जो 3 क्वेश्चन रह गए 37 से स्टार्ट होके, वो 3 क्वेश्चन आपके खंड ई में रहते हैं, ठीक है, इसमें। और ये जो इसमें एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होता है वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ये सारे के पैसेज वाले होते हैं। तो इसमें 12 मार्क्स का आपका खंड या आखिरी वाला रहेगा ई। इसमें आसानी से आप मार्क्स लिया होगे, पास हो जाओगे, ठीक है। अब पहले ये बात कर लेते हैं कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर मान लो देखो 10वीं के स्टूडेंट हो, सिंपल सा आपको है, जितने भी आपके असाइनमेंट में नंबर आए हैं, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल में जितने भी प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स दिए गए हैं उन प्रैक्टिकल के मार्क्स को 33 में से माइनस कर दो, 33 में से माइनस कर दो अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स जो स्कूल वालों ने आपको 20 में से दिए हैं। अब 20 में से आपको जितने भी मार्क्स दिए उनको 33 में से माइनस करके जो मार्क्स बचे उतने मार्क्स आपको लाने हैं। एग्जाम्पल के मान लो
आपको दिए गए 18 नंबर, ठीक है। 18 को 33 में से माइनस कर दो तो कितने बचे, तो इसमें आपको कितने बचे, इसमें बचे 15 नंबर। तो 15 नंबर आपको पास होने के चाहिए, ये आपका पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है, समझ आ गया। तो जितने भी नंबर आपके स्कूल वालों ने आपको दिए 20 में से, उनको 33 में माइनस कर दो, जो बच गए वो मार्क्स आप ले आना, पास हो जाओगे 101% कन्फर्म गारंटी के साथ, ठीक है। अब करते हैं पेपर सोल्व। उसके बाद खंड कै, ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न समझ आ गया, इतने नंबर का आपका होगा, आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देख सकते 20 नंबर का आपका टोटल खंड क्या रहने वाला है, यानी जो आपका ए सेक्शन होगा 20 मार्क्स का होगा, इसमें सारे पर्सन 1-1 मार्क्स के आपको होंगे और सभी पर्सन अनिवार्य है। यहाँ पे देख सकते हो 7 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, सभी पर्सन करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो करते हैं पहला, आप जल की कठोरता का परीक्षण करना चाहते हैं परंतु आपकी प्रयोगशाला में कठोर जल उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसमें बोला गया जल की कठोरता का परीक्षण करना चाहते हैं हम, ठीक है, लेकिन जो प्रयोगशाला है उसमें जल ही उपलब्ध नहीं है, कठोर जल, ठीक है। तो निम्न में से किन यौगिक को शुद्ध जल में घोलकर जल को कठोर बनाया जा सकता है, यानी कि इसमें बोला गया इनमें से कौन सा यौगिक है जिनका हम प्रयोग करके हम जो शुद्ध जल है उसको कठोर जल हम बना सकते हैं, इसमें ये बोला गया, ठीक है, सिंपल सा मतलब है। अब यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का क्लोराइड और सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है। इसमें से कौन सा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें यहाँ पे नीचे आपको दिए गए, इनमें से बताने कौन से सही है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड और थर्ड, ठीक है, मैग्नीशियम का सल्फेट और कैल्शियम का क्लोराइड, इनकी सहायता से हम शुद्ध जल को कठोर जल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। उसके बाद दूसरा देख सकते हो, अब नीचे दिए गए कार्बन का कौन सा, क्या बोलेगा, नीचे दिए गए कार्बन का कौन सा गुण कार्बन के अत्यधिक संख्या में यौगिक बनाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी कि इनमें यौगिक कौन सा ऐसा, यहाँ पे देख सकते हैं अधिक संख्या में यौगिक बनाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऐसा कौन सा, यहाँ पे बोला कि कार्बन का कौन सा गुण, कार्बन यहाँ इसमें बोला कि इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो कि यौगिक बनाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। इसमें ये बोला गया कौन सा यौगिक नहीं है इनमें से, ठीक है, कौन सा गुण नहीं है इनमें से यौगिक, इसका गुण कार्बन के अत्यधिक संख्या में यौगिक बनाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसमें बोला गया है कि इसमें यौगिक नहीं बनाता, इसमें ये पूछा गया सिंपल सी भाषा में, ठीक है, इनमें से कौन सा यौगिक नहीं बनाता, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये, ठीक है, हो जाएगा सी, ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अपरूपता, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। उसके बाद तीसरा, इनमें से कौन अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति देगा, इनमें से बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देगा, इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है, ठीक है, ऐसे इसमें बोला गया है, ठीक है। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है इन चारों में से जो कि अपने अंदर से जो विद्युत है उसकी धारा को प्रवाहित होने देगी, ठीक है। तो इसमें साफ सी बात, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो आपका हो जाएगा ये, यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपका कौन सा होगा, तो इसमें आपका होगा केवल फोर्थ, ठीक है, तनु H2SO4, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, तनु H2SO4, सिंपल सा था। उसके बाद चौथा, जल के विद्युत अपघटन में यदि एनोड पर एकत्रित गैस का द्रव्यमान Ma और कैथोड पर एकत्रित गैस का द्रव्यमान Mc है तो Mc/Ma का मान होगा, इसमें आपको सिंपली मान बताना है, ठीक है। इसमें जो चौथे का करेक्ट आंसर होगा ना मान, वो होगा 1/8, ठीक है। इस तरीके से आपको केवल आंसर लिख देने हैं। उसके बाद अगला देखते हैं पाँचवा, नीचे दिए गए पदार्थों पर विचार कीजिए, इनमें से आपको पदार्थों पर विचार करना और बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जो पाँचवा है इसमें आपके दो ऑप्शन सही है, एक तो आपको यहाँ पे देख सकते हो इसमें ए भी सही है, इसमें पहला और दूसरा ये दोनों भी सही है, ठीक है। और इसमें एक आपका सी, ये पहला दूसरा तीसरा, इन दोनों में से अगर आप कुछ भी लगाते हैं आपको सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार एक क्वेश्चन के दो आंसर आपके होते हैं, जैसे कि इसमें पहला और दूसरा अम्लीय और सारी ये भी सही है, और इसमें पहला अम्लीय सारे ऑक्सीजन ये भी सही है, ठीक है। इनमें से अब लगाते हैं, ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी, निम्नलिखित में से उस यौगिक को चुनिए जो क्षारक नहीं, इनमें से बताने कि कौन सा यौगिक है जो क्षारक नहीं है। तो इसमें आप सिंपल सा है, कौन सा क्षारक नहीं है, सोडियम सल्फेट, सिंपल सा था आंसर, सोडियम सल्फेट है जो यौगिक नहीं है। उसके बाद सातवां, 2 ग्राम पीले सल्फेट पाउडर को किसी चाइना डिश में जलाया गया, ठीक है, यानी जो आपका सल्फर पाउडर होता है उसको चाइना डिश में जला दिया हमने, जलाने के बाद जो निकला हुआ धुआं है उसको एक प्रखनली में इकट्ठा कर लिया और इस प्रखनली में जल डाला गया और इस प्रकार बने विलियम का परीक्षण पृथक रूप से नीले और लाल लिटमस पत्र के साथ किया गया और सही विकल्प चुनिए, यानी इसमें बोला गया है 2 ग्राम सल्फेट
पाउडर को जलाया, जलाने के बाद उसका जो धुआं था उसको एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद हमने उस धुएं में पानी डाल दिया। उसके बाद इसमें हमने नीले और लाल लिटमस पेपर डाला तो क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे दे सकते हो, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना 7वें का वो हो जाएगा आपका बी, यानी जो नीला लिटमस पेपर वो लाल हो जाएगा और लाल लिटमस पेपर है वो लाल ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने पानी डाला, ठीक है। वो सल्फर पाउडर था जिसको हमने जलाया, वह जो धुआं निकला उसमें पानी डाला, तो इसमें जो नीला लिटमस पेपर होता है वो लाल हो जाता है, लेकिन लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा 7वां करेक्ट आंसर। उसके बाद 8वां, नीचे दिए गए कौन सी एक धातु है जो अघात वर्ध और विद्युत की कुचालक है, तो इसमें से बताना विद्युत की कुचालक कौन सी है, ठीक है, 8वें में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला, वह जीव जिसमें जनकांक जन काय में कोई उभार विकसित होकर नया जीव बन जाता है कौन सा, इनमें बताना कौन सा नया जीव बन जाता है जनक काय में, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना 90 का, तो 90 का करेक्ट आंसर होगा डी, ईस्ट होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से पूछे जाते हैं तो आसानी से आप नंबर ला सकते हो, ठीक। 10वां, इसमें देखते हैं दिन की तुलना में किस पौधे द्वारा रात्रि के समय मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने का कारण यही है, ठीक है। इनमें बोला गया है कि जो रात्रि समय जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है, ठीक है, कारण सही है, इसमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10वां, दिन के समय यह उत्पन्न नहीं होती है, दिन के समय यह पत्तियों में संचयित हो जाती है, दिन के समय उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकांश मात्रा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाती है, पौधे दिन के समय देखते श्वसन क्रिया नहीं करते। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 10वें का वो हो जाएगा सी, ठीक है। दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाती है, इसलिए जो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, इसमें होगा करेक्ट आंसर ये सी। सिंपल सा था ये, तो आप आसानी से भी लगा सकते थे। 11वां, किस तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, इसमें बोला गया जो आपका तार का प्रतिरोध होता है वो इनमें से किन पर निर्भर नहीं करता, इसमें पूछा गया निर्भर नहीं करता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो तार की आकृति है, तार की आकृति पर निर्भर नहीं करता, जैसे भी आकृति होगी होने दो तार प्रवाहित हो जाएगी, प्रतिरोध हो जाएगा तार में, ठीक है। तार का प्रतिरोध इसमें बहुत आसान है, सिंपल सा इस तरीके क्वेश्चन होंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। उसके बाद 12वां, समान परिमाण की धारा प्रवाहित करने पर समान जो परिणाम होते हैं उसकी धारा प्रवाहित करने पर पहला किस परिनालिका के भीतर तथा किस सीधी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति क्रमश होती है, यानी क्रमश बतानी किस तरीके की होती है बाद में। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की आकृति होती है वो किस तरीके की होती है और परिनालिका के बीच भीतर में धारा प्रवाहित की वो किस तरीके की होगी, इनमें से वो बताना है, ठीक है। सिंपल सा ही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगी सीधी और वृत्ताकार, ठीक है, सीधी होगी वृत्ताकार होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था नॉलेज वाला, ठीक है, सही से आपका हो जाता है अगर अपने चैप्टर पढ़ा होते हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 13वां, मटर के शुद्ध लंबे पौधे टीटी और मटर के शुद्ध बोने पौधे जो छोटा टी होता है, ठीक है, कि किस संकरण में F1 संतति में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे और जब F1 पीढ़ी के पौधे का स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का जीन संयोग होगा। इसमें आपको बताना है जीन संयोग क्या होगा, सिंपल सी भाषा में इसमें बोला गया है जो F1 पीढ़ी का जो पौधा था उसका स्वपरागण कराया गया तो जो F2 की पीढ़ी होगी वो कैसी होगी, इसमें बोला गया, ठीक है। तो इसमें 13वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए, ठीक है, ये होगा ए करेक्ट आंसर, ठीक है। टी इस तरीके से आपका हो जाएगा एक करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला देख सकते हैं 14, 12 वोल्ट विभवांतर 12 वी लिखा है उसमें विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 सी आवेश को गति कराने के लिए किया देखते कितना कार्य किया जाएगा। इसमें बोला गया सबसे भाषा में जो 3 सी आवेश की जो गति होती है उसको कराने में कितना कार्य किया जाएगा, कार्य बताने जूल बताने कितना आंसर इसका होगा 12वें का, ठीक है, 12 वोल्ट में। तो इसमें जो 14 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 36 जूल, ठीक है, 36 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस तरीके से। 15वां, जब किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने 2f से परे रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, इसमें आकृति बतानी है कि आकृति क्या होगी जब हम किसी लेंस के सामने 2f के परे हम रख देंगे कोई बिंब, ठीक है, इसमें बोला गया है, ठीक है। इसमें बोला गया उत्तर लेंस के सामने 2f पर ने कोई प्रतिबिंब रखा तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, इसमें बताना है, ठीक है। जो 15वें का करेक्ट आंसर होगा वो होगा वास्तविक होगी, उल्टी होगी, साइज में बिंब से छोटी होगी, जैसे सिस्टम हम देखते हैं ज़्यादातर आई थिंक, ठीक है, इस तरीके से आपकी होगी वास्तविक, उल्टा, साइज में बिंब से छोटी, 2f पर रखने पर, ये होगा करेक्ट आंसर। के बाद 16वां, जब श्वेत प्रकाश का कोई महीन पुंज
ठीक है। किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वह अवयवीय रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को कहते हैं, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, जब किसी अवयवीय रंगों में विभाजित हो जाता है प्रिज्म से गुजरता है। इसमें क्या बोलेगा, एक श्वेत प्रकाश है जो एक कांच के प्रिज्म से गुजरा और वह अवयवीय रंगों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, 16वें का। तो सिंपल सी परिभाषा है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 16 का होगा प्रकाश का विसरण हम कहते हैं। नहीं, इसमें 16वें का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा प्रकाश का विशेषण, ठीक है, विशेषण होगा, ये होगा करेक्ट आंसर डी, ठीक है। ए नहीं होगा इसका, 16वें का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। तो डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 17वां, आप जिस 16वें तक का साइंस से कर लोगे, उसके बाद जो 17वें से स्टार्ट होंगे ना, इस वाले साइंस वाले में आपके 4 क्वेश्चन है जो आपके या अभिकथन और कारण पर आधारित है। तो ये आपका आसान है, साइंस आप कर लोगे। इसमें 17वें से 20 तक कारण और ये आपको दिए गए हैं, ठीक है, अभिकथन और कारण। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिंपल सी इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जैसे कि आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके क्वेश्चन दिए जाते हैं अभिकथन और कारण। बस आपको ये देखना होता है कि ये दोनों एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित करती है कि नहीं, ठीक। इसमें बस इतना ही देखना होता है और उसके बाद इसमें से आपको बता देना होता है। इसमें अगर मान लो इसमें पहला अभिकथन और कारण सही है और दोनों एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो ये हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। और जब दोनों सही होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को परिभाषित नहीं करते, व्याख्या नहीं करते, तो बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर कोई अभिकथन है वो गलत है लेकिन कारण है वो सही है, तो इसमें डी हो जाता है, ठीक है। अगर सी में क्या होता है कि जो अभिकथन होता है वो सही होता है लेकिन जो उसके कारण होता है ना क्यों है वो गलत होता है, तो इसमें हो जाता है सी। इस तरीके से सिंपल आपको आंसर लिखने होते हैं। अब सिंपल से हम जल्दी कर लेते हैं और इसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, जैसे 17वां ए, ठीक है। इसमें 17वां अभिकथन है वर्षा की फुहार के पश्चात आकार में प्रतिबिंब होने वाला इंद्रधनुष श्वेत प्रकाश का कृत्रिम स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। इसमें ये बोला क्या ये सही है, तो इसमें जो 17वां है इसमें ये क्या बोला गया है, ठीक है। तो इसमें आपका इसमें दे सकते हो ए, ये तो फॉल्स है क्योंकि जो कृत्रिम स्पेक्ट्रम होगा यहाँ पे देख सकते हैं इंद्रधनुष श्वेत का कृत्रिम स्पेक्ट्रम, ये एकदम गलत बात की है। इसमें बोला गया जो वर्षा की जो फुहार होती है उसमें जो आकार में जो आकाश होती है उसमें जो प्रतीत होने वाला जो इंद्रधनुष होता है वह श्वेत प्रकाश का कृत्रिम स्पेक्ट्रम होता है, तो एकदम गलत बात की गई है, तो ये तो फॉल्स है आपका, ठीक है, ये गलत है। कारण क्यों, कारण बोला गया जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म के भांति कार्य करते हैं, यानी जो बूंद होती है उसमें जब भी आकाश की जो रोशनी पड़ती है वो प्रिज्म जैसा कार्य करती है, इसलिए हमें इंद्रधनुष दिखता है। ये एकदम करेक्ट बात की गई है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी कैसे, डी यहाँ पे देख सकते हो, डी क्या होगा, इसमें डी होगा करेक्ट आंसर, यानी कि जो ए है वो गलत है लेकिन आर है वो सही है। क्यों, क्योंकि कारण में बोला गया था कि छोटी बूंद होती है वो प्रिज्म का कार्य करते हैं, एकदम सही बात कही गई है। लेकिन जो इसमें बी कथन ए है वो गलत है क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या बोलेगा, श्वेत प्रकाश होता है वो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इसलिए हो गया सही, ठीक है, डी हुआ करेक्ट आंसर, सिंपल डी लिख देना था। इसके बाद 18वां अभिकथन है रासायनिक अभिक्रिया की याली, ठीक है, Na2SO4 प्लस में BaCl, इसको अभिक्रिया करवाई तो BaSO4 बन गया और 2NaCl बन गया। इसमें सोडियम क्लोराइड अवशेषित देख सकते अवशेपित होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब किसी जलीय विलयन में कोई अन्य विलयन मिलाया जाता है तब कोई विलयक पदार्थ बनता है जिसे अवशेपण कहते हैं। तो ये क्या सही है, तो इस 18 में भी वही है आपका, जो ये पहले वाला है ये आपका गलत है। जब इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है वो अवशेपित नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिसमें बात की गई है कारण में कि जब देख सकते हैं जलीय विलयन में कोई अन्य विलयन मिलाया जाता है तो अविलय पदार्थ बनता है और जिससे अवशेपण कहते हैं, एकदम सही परिभाषा अवशेपण की दी गई है, ठीक है। लेकिन जो इसमें यह अभिकथन दिया हुआ है ये एकदम गलत है। इसमें बोला कि जब यह अभिक्रिया कर दी तो 2NaCl बचा नहीं, सोडियम क्लोराइड अवशेपित हो गया, ठीक है, इसमें ये गलत बात की गई है, तो इसमें मुझेगा डी। इसमें वही कथन गलत है, कारण सही है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद 19वां किसी स्पीस की उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता उपयोग होती है, ठीक है, इसमें बोला गया उपयोगी होती है। इसमें क्या बोला गया, स्पीसीज की है जो कि स्पीसीज होती है यानी जो कि प्रजातियाँ होती है उसकी उत्तरजीविता ही होती है, उसके लिए विभिन्नता उपयोगी होते हैं क्योंकि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण रूप विश्वसनीय होती है, अतः DNA प्रतिकृत बनाने की प्रक्रिया को हर बार विभिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है, इसमें ये बोला गया। तो इसमें क्या है, देखो दोनों बात एकदम सही की गई है कि जो स्पीसीज होती है वो उत्तरजीवियों के लिए विभिन्न उपयोगी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है आपकी स्पीसीज यानी प्रजातियाँ, ठीक है, इसमें ये बोला गया पहले में। और इसमें कारण क्या बोला है, क्योंकि जो आपके DNA होते हैं वो बार बार विभिन्नता उत्पन्न होते रहते हैं, बार बार आपकी जो आने वाली पीढ़ी होती है उसमें, ठीक है, दोनों बात तो सही की गई है
लेकिन ये एक दूसरे को यानी जो एक कारण है या फिर इसमें क्या बोला गया, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा पहले 19वें का वो बता दे। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 19वें का वो होगा बी। इसमें कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, लेकिन जो आपका कारण है ना आर, वो अभिकथन ए को सही रूप से व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो इसमें आर बात की गई है वो एकदम बात तो सही की गई है, लेकिन अभिकथन के रिलेटेड नहीं की गई, ठीक है, आपकी प्रजातियों से रिलेटेड। तो इसलिए आपको देखा इसमें करेक्ट आंसर बी, ठीक है। उसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसमें बताओ इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा। इसमें 20वें बोला गया विकथन ए वह हार्मोन जिसे एब्सिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, पादपों में वृद्धि का संदमन करता है। क्योंकि जो कारण होता है वह पादपों में ऑक्सीजन की भूमिका एब्सिक अम्ल की भूमिका के विपरीत होता है। क्या ये बात सही की गई है, एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित करती है? कमेंट होता है उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, जो बोला गया हार्मोन जिसे हम एब्सिसिक अम्ल कहते हैं वह पादपों में वृद्धि का संदमन करती है, ठीक है, सदमन करती है। क्यों? क्योंकि जो पादपों में ऑक्सीजन की भूमिका होती है वो एब्सिक अम्ल की भूमिका के विपरीत होती है, यानी उल्टी होती है, इसमें ये बोला गया। तो आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका 20वें का, ठीक है। तो 20वें तक आपकी क्वेश्चन करवा दिए, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ला देंगे, ठीक है। तो इसमें से बताओ 20वें में क्या करेक्ट आंसर होगा इनमें से, तो हम आपको सेकंड पार्ट हम ला देंगे, उसमें 20वें क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट में जो बताओ 20वें का आंसर क्या है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो किसी भी तरह कमेंट में लिख देना, और बेझिझक आपका कोई भी डाउट हो लिख जरूर देना, ठीक है। हम आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं, इसलिए चैनल बनाया गया है।